आजकल जो बदमाशी के सॉन्ग चल रहे हैं, बदमाशी वाली फिल्में बन रही हैं, आदमी दो चीजों से हमेशा प्रेरणा लेता है, या तो अच्छाई हो या बुराई हो। रियल लाइफ और रियल लाइफ दोनों में बहुत अंतर होता है। राजस्थान की जनसंख्या के हिसाब से पुलिस को देखा जाए तो 700 लोगों पर एक पुलिसकर्मी है। सेम अगली रात को वही वाकया होता है, 4 बजे नींद खुलती है बिना किसी अलार्म के, और एक ही विचार गोविंद देव चलते हैं। नमस्कार, मैं हूं विपिन शर्मा और आप फिर हाजिर है हमारे साथ पॉजिटिव पंडित पर। और आज के हमारे मेहमान हैं जितेंद्र सिंह नरूका जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आप पुलिस विभाग में कार्यरत हैं। जी सर। और साथ में आप पेशे से कवि हैं, आप हिंदी के छंद लिखते हैं। पेशे से तो सर मैं पुलिस का सिपाही हूँ। जी सर। रुचि के अनुसार मैं कवि। रुचि के अनुसार आप कवि हैं। जी सर, पुलिस विभाग की दो तरह की छवि है हमारे समाज में। जी। एक छवि ये है कि लोग ये कहते हैं कि पुलिस जो है हमारी रक्षा के लिए, बहुत सारे लोग उसको मानते हैं, मैं खुद भी मानता हूँ कि पुलिस हमारी सुरक्षा करती है। इसीलिए आज हम जो आम नागरिक हैं वो खुशी से, शांति से अपने अपने क्षेत्र में रह पाते हैं, काम कर पाते हैं, अपने घर परिवार में सेफ रह पाते हैं। और एक छवि ये भी है जो समाज ने बना रखी है कि पुलिस वालों की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। तो आपका क्या कहना है इस पर? देखिए सर, मैं कहना चाहूंगा आपसे, रियल लाइफ और रियल लाइफ दोनों में बहुत अंतर होता है। इंसान के हाथ की जो 5 उंगलियां है ना, ये 5 उंगलियां भी समान नहीं होती। समान नहीं होती। तो जिस समाज की, जिस जनता की, जिस समुदाय की बात की जाए, उसमें 2 तरह के लोग रहते हैं। 2 तरह के लोग रहते हैं, अच्छे भी रहते हैं, बुरे भी रहते हैं। कोई भी आप कार्य प्रारंभ करो जी, उसमें अच्छे लोग आपकी सहायता करेंगे, बुरे लोग बिगड़ डालेंगे। जी। पौराणिक काल की बात करें तो तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस शुरू की तो उन्होंने सबसे पहले सज्जनों को छोड़ के दुष्टों को नमस्कार किया। जी। कि भाई इसमें विघन फैलाने वाले दुष्टों को भी मैं नमन करता हूँ ताकि इसमें विघन न फैलाएं। अब आपकी बात पे आता हूँ सर, पुलिस की छवि मैं आपको बताऊं। पुलिस की छवि शुरू से ही जनता की सेवा की रही है। जरूर। जनता की सेवा में ही बनी, ही पुलिस सेवा के लिए है। इसलिए उस जमाने से जब पुलिस का गठन हुआ था और आज तक किसी भी थाने, किसी भी चौकी में आपने लॉक लगा नहीं देखा होगा। इस दुनिया के हर दफ्तर बंद होते हैं लेकिन थाना कभी बंद नहीं होता। थाना निरंतर चलता है। और रही बात उन लोगों की जो कहते हैं कि पुलिस खराब है, पुलिस खराब नहीं है, क्योंकि पुलिस वो जो कार्य कर रहे हैं उन कार्यों को रोकती है तो खराब है। आमजन में विश्वास, अपराधियों में डर, इस ध्येय वाक्य को लेकर चलने वाली पुलिस खराब कैसे हो सकती है? सही है। सज्जन को पुलिस मित्र लगती है और दुर्जन को पुलिस शत्रु लगती है। बुरे काम करोगे नतीजा बुरा मिलेगा। पुलिस का काम अपराध को रोकना है, अपराधी को पकड़ना है, न्यायपालिका के हवाले करना है। इस प्रक्रिया से गुजरने वाला हर अपराधी पुलिस को गाली देता है। सही है। तो उनके लिए पुलिस खराब है। बाकी ऑल ओवर पुलिस जनता की मित्र है, सहयोगी है, सेवा भाव से। सर, इस विभाग में आने का आपका मन कैसे बना, मतलब या बचपन से ही आपकी इच्छा थी? इच्छा थी सर, बचपन से ही। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरे बड़े भाई आर्मी में चले गए थे, उसके बाद मैंने तैयारी की, मैंने बीए किया, बीएड भी किया। टीचर बनने की इच्छा थी लेकिन बहुत छोटी, कहे ना कि 100% में से 5% टीचर का जॉब मैंने सेलेक्ट किया। बाकी मेरी इच्छा पुलिस में आने की थी। 2007 में मैंने सब इंस्पेक्टर एग्जाम दिया था और शायद मेरी ही कमियां होंगी, मैं रह गया उसमें। लास्ट फेज था इंटरव्यू, वहां मैं क्लियर नहीं कर पाया। उसके बाद फिर मैंने कांस्टेबल से इस विभाग में एंट्री ली और मैं कांस्टेबल हूँ। और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि मैं जाने अनजाने सैकड़ों लोगों की सेवाएं करता हूँ और उससे जो मुझे खुशी मिलती है मैं उसमें मस्त रहता हूँ। सर, आपने काव्य लिखा राघव, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? उसकी उत्पत्ति कैसे होती है? और नहीं सर, राघव जो है वो काव्य नहीं है एक्चुअली। मेरे दादाजी कविराज सिंबू सिंह जी नरूका, भाषा रत्न की उपाधि उन्हें राष्ट्रपति ने दी थी सन 70-75 में। वो कविताएं लिखते थे। उन्होंने अधिकतर अपनी जो कविताएं लिखी वो भक्ति भाव से युक्त लिखी। जी। उन्होंने अपनी जब कविताओं में, अपने गीतों में नरूका शब्द लिखा तो वो यति गति के हिसाब से अच्छा नहीं, ठीक नहीं बैठा। तब उन्होंने देखा कि हम लोग रघुवंश से आते हैं, तो रघुवंशी होने के नाते उन्होंने वहां से शब्द राघव उठाया और उस राघव को अपना कविताओं का, काव्य का नेम दिया, जैसा कि हर कवि अपना एक नाम देता है। उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए धीरे 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 वो मुझ तक पहुंचा और जहां तक होता है मैं थोड़ा बहुत छोटी मोटी रचनाएं करके उस नाम को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। जी सर, एक रचना अगर आप हमारे दर्शकों को सुना सके। बिल्कुल सर, मैं सुनाऊंगा। अब आपने बात जब पुलिस से की है तो पुलिस का आदमी होकर पुलिस के बारे में कुछ नहीं सुनाए तो फिर ये जरूर सर, ये मैं जी बिल्कुल आप सुनाता हूँ कि अपनी सेवाओं से सबके दिलों को जीत लाता हूँ, अपनी सेवा
अदाओं से सबके दिलों को जीत लाता हूँ, करके दिन रात की ड्यूटी अमन की रीत लाता हूँ। तो करके दिन रात की ड्यूटी अमन की रीत लाता हूँ। पुलिस से रोजी रोटी है, पुलिस से जिंदगी अपनी, पुलिस से रोजी रोटी है, पुलिस से जिंदगी अपनी। पुलिस का आदमी हूँ और पुलिस के गीत गाता हूँ, पुलिस का आदमी हूँ और पुलिस के गीत गाता हूँ। मेरे लिए पुलिस सब कुछ है, मेरा घर है, मेरा परिवार है। हर त्योहार मैं यहाँ इनके साथ मनाता हूँ, उस पब्लिक की सेवा करता हूँ। होली दिवाली खड़ा होता हूँ, खुशी मिलती है, सब लोग त्योहार मना रहे हैं, मेरा परिवार भी वहां मना रहा होगा, मैं यहाँ हूँ, इनकी सेवा कर रहा हूँ, इसी में मस्त रहता हूँ। और मैं नहीं, मेरे साथ जितने भी पुलिस है, मेरे साथ जितने भी कांस्टेबल, जितने भी अधिकारी हैं, सबकी यही इच्छा रहती है, यही भावना रहती है कि किसी भी प्रकार का कोई दंगा, किसी भी प्रकार की कोई हिंसक घटना ना हो, ऐसी कोई घटना ना हो, केवल चारों तरफ अमन और शांति हो। जी जी, पुलिस का काम केवल यही है, शांति स्थापित रहे। सर, आपका पहला दिन कैसा था? पहला दिन पुलिस विभाग में ज्वाइनिंग का पहला दिन तो मेरे लिए खास था। कहाँ आपकी पोस्टिंग हुई थी? मेरी जयपुर कमिश्नरेट में मेरी पोस्टिंग हुई थी जी। और पुलिस लाइन में 2011 में पहली बार मुझे मेरे पिताजी छोड़ने आए थे, 1 अक्टूबर 2011। मेरा बड़ा भाई, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आर्मी में 2005 में चले गए थे, वो आर्मी में जाने के बाद साल में 2 महीने की छुट्टी और एक फौजी का शेड्यूल किसी से छुपा नहीं है। उसके बाद फिर मेरा पुलिस ज्वाइन करना तो मेरे पिताजी के लिए थोड़ा सा टिपिकल था। तो मुझे छोड़ के आए थे, तो पुलिस लाइन के गेट पर भावुक हो गए। तो मैंने कहा था, पापा आप चाहते थे कि नौकरी लगे, अभी जब नौकरी लगे तो आप ऐसे कर रहे हो। तो मैं कहा आप खुश हो जाओ, क्योंकि ये दोनों बच्चे आपके देश की सेवा में, एक देश की बाहरी सुरक्षा कर रहा है और एक देश की आंतरिक सुरक्षा संभाल रहा है। बहुत खूब, अच्छा लगा मुझे पहला दिन, अच्छे साथी मिले, सब कुछ ठीक था। साल के 365 दिन आपको अपनी ड्यूटी पे देने पड़ते हैं, सारे जितने फेस्टिवल होते हैं वो आपको अपने सहयोगियों के साथ आप निकाल देते हैं। तो परिवार वो सब चीजें कैसे मैनेज कर पाते हैं आप उसका? देखिए सर, परिवार जो है, जहां आदमी ज्यादा टाइम देता है उसका परिवार वो बन जाता है। लेकिन कहते हैं ना भाई, अपना परिवार अपना ही होता है जी। तो फैमिली को भी इस तरीके की आदत पड़ गई है कि भाई चलो होली पे नहीं तो होली के 1 दिन बाद आ जाएंगे, दिवाली पे दिवाली के 2 दिन बाद आ जाएंगे, मैनेज हो जाता है। और आजकल तो दुनिया भर की सुविधा है, अगर हम तो फिर भी इतनी छुट्टियां कर लेते हैं जी। फौजी आदमी, फौज के अंदर उसको छुट्टियां 6-6 महीने में 1 बार आता है, 2 बार आता है। सही है। तो पुलिस को छुट्टियों की कमी नहीं है, छुट्टियां हैं पुलिस के पास। पुलिस को पास 25 CL मिलती है, मेडिकल सुविधा है, PL सुविधा है साल की, और छुट्टियां हो जाता है मैनेज। बाकी परिवार को भी टाइम देते हैं, अपनी नौकरी को भी टाइम देते हैं, अपनी सेवा को भी टाइम देते हैं, तो मैनेज हो जाता है। सर, जयपुर में या कहीं पे भी अगर देखा जाए, एक नॉर्मल जो एक आम इंसान ना, वो एक खौफ खाता है पुलिस स्टेशन में घुसने से। अगर उसके साथ कुछ घटना भी हुई होगी, जैसे कई बार छोटी मोटी चोरी हो जाती है या पर्स किसने चोरी कर लिया या छोटा मोटा कोई एक्सीडेंट हो गया, तो पुलिस स्टेशन जाने से कतराता है। आप क्या राय देना चाहेंगे इसमें? क्योंकि क्या है कि वो एक डर फिर भी रहता है एक आम इंसान में कि हम पुलिस स्टेशन जाएंगे, पता नहीं हमारे साथ क्या इंक्वायरी होगी या पूछताछ के लिए बार बार बुलाया जाएगा। तो ये एक जो धारणा बनी हुई है, रूढ़िवादिता भी कह सकते हैं हम इसको, पुराने धर्रा बंधा हुआ है लोगों के दिमाग में। ये जो कहते हैं कि पुलिस थाने में जाने से लोग डरते हैं, कतराते हैं, पहुंचते नहीं हैं, ये आज के समय में तो तर्कसंगत बात नहीं है। अभी लोग जाते हैं, और पहले भी डरते नहीं थे, डरने का कोई कारण है नहीं, ऐसा जाते नहीं थे, बस लोगों में जागरूकता नहीं थी, जागरूकता की कमी थी। और आज लोग जागरूक हैं, आज लोग आते हैं, अपनी समस्याएं बताते हैं। थाने में डर जैसा कोई माहौल नहीं है। परिवादी जो है, जो परिवाद लेकर आ रहा है, हमारे लिए परिवादी है। परिवादी के साथ किसी भी प्रकार की यातना पॉसिबल नहीं है। पुलिस ऐसा नहीं करती है कि परिवादी को ही डांट रही है, डपट रही है, ऐसा नहीं है। परिवादी आज, जैसा कि आपने कहा, मोबाइल छीन, अब एक जयपुर गोहपल ने, तो सर जयपुर महानगर है, मोबाइल छीनने जैसी वारदात है, दिन में 50 हो जाए, 100 हो जाए, उसके बावजूद भी अधिकारी मीटिंग करते हैं और मीटिंग कर करके अपनी टीमें गठित करते हैं कि स्नैचिंग जैसी घटनाएं, पर्स छीनने वाली, चैन तोड़ने वाली ये घटनाएं नहीं होनी चाहिए, और उन पर काबू पाया जाता है, पकड़े जाते हैं लोग थाने में। मेरा एक निवेदन है हर उस व्यक्ति से जो व्यक्ति ये सोचता है कि मैं थाने में जाने से डरूं, डरने वाला वहां ऐसा कुछ भी नहीं है। पुलिस आपकी मित्र है, आपके लिए बैठी है, निसंकोच थाने में जाइए। और अभी आपने देखा होगा तो थाने में जैसे ही आप एंट्री करोगे, स्वागत कक्ष के नाम से एक रूम है, सुसज्जित कमरा
तैयार किया है पुलिस ने, जहां फुल फैसिलिटी, आप बैठो, लेट बात की सुविधा है, आप अपनी समस्या आराम से बैठ करके, वेट करके, लिख करके आराम से अवगत करा सकते। ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी आदमी को डरने की आवश्यकता नहीं है। पुलिस सहायता के लिए बनी है, शोषण के लिए नहीं बनी है। और कैसे मतलब लोग आपसे जुड़ सकते हैं? जैसे अभी महिलाओं के लिए बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर वगैरह चालू किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। महिलाओं के बारे में विशेष आपको बताऊं, महिला गरिमा के नाम से 1090 महिला गरिमा के नंबर हैं। और इस पर सबसे अच्छी बात, सबसे खासियत क्या है कि इस पर शिकायत करने वाली भी महिला होगी और वहां रिसीव करने वाली भी महिला है। तो एक महिला से अपने खुल करके बात बता सकती है। उसे कोई परेशान कर रहा है, उसे अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है, उसे कोई छेड़ता है, या किसी नंबर से उसके पास बहुत ज्यादा कॉल आ रहे हैं, किसी भी प्रकार की घटना की जानकारी महिला को जितने अच्छे से दे सकती है, किसी पुरुष को नहीं दे पाती है। इसलिए पुलिस ने महिला हेल्पलाइन चालू की है, महिला गरिमा के नाम से, जिसके अंतर्गत आप किसी भी व्यक्ति की शिकायत अगर महिला गरिमा पोर्टल पे करते हैं, विद इन 24 घंटे के अंदर उसकी सुनवाई होती है और जिस व्यक्ति की शिकायत की वो व्यक्ति संबंधित थाने में आपको अरेस्ट मिलेगा। इसी प्रकार से बच्चों की है, चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। आप बताइए कि यहाँ बच्चों का शोषण हो रहा है, ये जगह है, ये वहां पुलिस पहुंचती है। पुलिस का खुद का 100 नंबर है, 100 नंबर डायल कीजिए पुलिस आएगी, 112 डायल कीजिए पुलिस आएगी। पुलिस को इतना सुलभ बनाया गया है आज के दौर में तो, कि आप फोन करें और विद इन 5 मिनट में आपके पास कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सी गाड़ी आपके पास पहुंच जाती है। करंट सिचुएशन में हम देखें कि सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा यूज होने लगा है और इससे भी क्राइम ज्यादा उत्पन्न हो रहे हैं, सोशली क्राइम ज्यादा हो रहे हैं। उसके लिए क्या पुलिस कर रही है भी, और किस तरह से हम पब्लिक को जागरूक कर सकते हैं कि वो सोशल जो क्राइम है उससे बचें? देखिए सर, सोशल मीडिया का जैसा आपने कहा, सोशल मीडिया के भी 2 पहलू हैं जी। एक पहलू है जो जागरूक करता है लोगों को, एक पहलू है जिसके अंतर्गत आजकल जो बदमाशी के सॉन्ग चल रहे हैं, बदमाशी वाली फिल्में बन रही हैं। कई ऐसे गाने हैं जिनको पंजाब हरियाणा ने बैन कर रखा। अभी एक गायक कलाकार को बैन किया है, 6-7 गाने, मुझे नाम याद नहीं है उसका। आदमी 2 चीजों से हमेशा प्रेरणा लेता है, या तो अच्छाई हो या बुराई हो। अच्छाई की तरह परोसी जाएगी तो आदमी अच्छा बनेगा, बुराई की तरह बुराई परोसी आदमी बुरा बनेगा। आप जब अच्छी चीजें देखोगे नहीं तो आप अच्छे बनोगे कैसे? मीडिया से निवेदन सिर्फ इतना है कि इस तरीके के जो चीजें चल रही हैं, लोग बदमाशी भरे गाने बना रहे हैं, बदमाशी की एक्टिंग कर रहे हैं, सड़कों पे स्टंट कर रहे हैं, उनको लोगों की जागरूकता से, अभी क्या सड़क पर लोग स्टंट कर रहे हैं, 4 लोग निकल के जा रहे हैं, वो टोकते नहीं रहे, तो पुलिस देख लेगी अपने आप। ये जिम्मेदारी आपकी है। अगर आप चाहो तो आप पकड़ के रोक सकते हो कि भैया कैसे स्टंट किया, तो रुक सकती है ये घटनाएं, लेकिन उसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। पब्लिक भी अपनी तरफ से सभी। अगर जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो राजस्थान की जनसंख्या के हिसाब से पुलिस को देखा जाए तो 700 लोगों पर एक पुलिसकर्मी है। अब आप बताओ 700 लोगों पर नजर एक आदमी रख सकता है? नहीं रख सकता। वो 700 लोग अगर अवेयर हो तो ही एक पुलिसकर्मी वहां सक्सेस है। जनता की अपनी पूरी ड्यूटी है इस मतलब समाज को सुधारने की, उसे एक साथ रखने की, संयोजित रखने की, सही तरीके से रखने की। तो हम सबको अपनी अपनी ड्यूटी। बिल्कुल। आप हैं, मैं हूं, लेकिन आप और मैं हैं तो फिर हम हैं। मेरा निवेदन आपसे ये है कि हम बनकर रहें तो काम बहुत अच्छे से होंगे, सुनियोजित होंगे, सुव्यवस्थित होंगे। किसी भी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना अपने प्रांत में नहीं हो पाएगी। सर, एक ऑनलाइन चोरी का भी अभी बहुत स्कीम चल रहा है, जैसे फोन पे, पेटीएम या अदर बहुत सारे एप्स हैं जिनसे डायरेक्ट पैसे या कोई मैसेज आया आपके पास, आपने क्लिक किया और पैसा गायब हो जाता है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सर देखो, जैसे जैसे क्राइम होता है वैसे वैसे पुलिस रोकथाम करती है। अब जब साइबर क्राइम होने लगे हैं तो पुलिस ने साइबर थाने खोले हैं, जहां साइबर एक्सपर्ट बैठते हैं। साइबर थाने में या फिर रिपोर्ट आप साइबर की पढ़ते होंगे तो साइबर थाने में रिपोर्ट जितने भी मामले दर्ज होते हैं उसके 90% मामले खुलते हैं। ये क्योंकि नया अपराध है, पिछले 5-6 सालों से ही संज्ञान में आया। साइबर अटैक जो है ये अभी आया है, पहले नहीं था, साइबर क्राइम नहीं होते थे पहले, लेकिन अब आया है। तो पुलिस ने व्यवस्था की है हर जगह साइबर थाने खोले। अपने जयपुर कमिश्नरेट में भी साइबर थाना है जी, कमिश्नरेट जस्ट पीछे चलता है। तो हर चीज के लिए समस्या है तो उसका निराकरण है। कैसे उनसे जुड़ सकते हैं अगर हमारे साथ कोई ऐसा हो तो अपराध? आपके साथ ऐसा अपराध होता है तो सर आप साइबर थाने जाइए, संबंधित फोन नंबर जो है वहां दीजिए जी। और आजकल तो सिस्टम ऐसा है कि अगर आपका ट्रांजैक्शन हुआ है 1-2 घंटे के अंदर आप पहुंच जाते तो वो ट्रांजैक्शन वो ब्लॉक करवा देते हैं। वो पैसा आपका जहां चल
चला गया लेकिन उसके पास पहुंच गया, वो निकाल नहीं पाएगा, वो पैसा आपका रिफंड आता है। उसके लिए भी छूट रखी है, उसके लिए भी आपको हर तरह की सुविधाएं हर तरह की प्रदान की गई है। तो ये मैं हमारे दर्शकों को कहना चाहूंगा कि आप जागरूक रहें। यदि आपके परिचित या आपके परिवार में या आपके साथ ऐसी कोई भी घटना होती है, आप तुरंत पुलिस स्टेशन जाएं, अपनी एप्लीकेशन दें, वहां पे अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएं, ताकि उस ट्रांजैक्शन को रोका जा सके विद इन 1 आवर के अंदर अंदर। सर, हम छोटी सी 2-4 बातें और मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा। जैसे कि आपने बताया कि ये सारी चीजें अभी गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि महानगर है और ये बढ़ता ही जा रहा है, जनसंख्या वृद्धि होती जा रही है। तो इसको मतलब हम क्राइम को कैसे कंट्रोल में ला सकते हैं, या हम कैसे जागरूक कर सकते हैं युवा पीढ़ी को कि वो मतलब इस तरह की लाइन में ना जाए, या पेरेंट्स को हम क्या सलाह दे सकते हैं कि इस क्राइम वर्ल्ड को रोका जाए? और आपने गांधी जी का 3 बंदर वाली कहानी सुनी होगी जी। वो 3 बंदर 3 बात बताते हैं, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। क्राइम की शुरुआत कहाँ से? यहीं से। आदमी क्राइम होते हुए देख रहा है और देख करके पीठ मोड़ ली, बोलता ही नहीं उसके बारे में, वो उसके बारे में नहीं बोलता है। कई बार ऐसा होता है क्राइम सीन पर पुलिस पहुंचती है, पहुंचने के बाद भैया क्या हुआ, तो लोग पीठ मोड़ के चल देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये 3 चीजें अगर आदमी याद रख ले, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो और बुरा मत सुनो, तो इस दुनिया से क्राइम खत्म हो जाए। आम जन का सहयोग जितना होगा उतना पुलिस अच्छा कार्य कर पाएगी। पुलिस कार्य करती है लेकिन उस पीरियड में वक्त लगता है, समय लगता है। अगर कोई मदद नहीं कर रहा है, मान लीजिए आपके घर के बाहर कैमरा लगा हुआ है और आपके घर के बाहर किसी महिला की चेन स्नैचिंग हो जाती है और पुलिस आपके दरवाजे आती है, आप कहते हैं सर जरा कैमरा दिखाएंगे प्लीज, वो एक महिला की ऐसे चेन टूटी है, तो अमूमन 70% लोग क्या कहते हैं, हमारा तो कैमरा खराब है, कि भैया बाहर गए हैं, वो आएंगे, घर में लेडीज है, हम नहीं दिखा सकते, शाम को आएंगे तब दिखाएंगे। अच्छे लोग भी होते हैं, तुरंत कहते हैं सर आओ, अपना आईडी दिखाओ, एंट्री लो और आराम से देखो। तो मददगार जब आप बन जाओगे तो गुनहगार पकड़ा जाएगा, और आप मददगार नहीं रहोगे तो गुनहगार हमारी पकड़ से भी दूर रहते हैं। इसलिए जागरूकता दोनों तरफ, हम अवेयर, आप अवेयर, क्राइम फिनिश। सर, युवा पीढ़ी में जो बच्चे अब पुलिस में आना चाहते हैं, उनको आप क्या सलाह देंगे? किस तरह से वो अपनी ट्रेनिंग शुरू करें और क्या करें कि वो आ सके? देखिए, पुलिस में आने के लिए सबसे पहले जरूरी है आप अपना फिजिकल अच्छा रखें, अपनी आदतें अच्छी रखें, व्यसनों से आप दूर रहें। दूसरी बात, थोड़ी सी मेंटलिटी और थोड़ी सी जी के पढ़ करके और आप एग्जाम दें, आराम से पुलिस में आए, सेवा करें। ये अवसर हर किसी को नहीं मिलता। नौकरी छोटी हो बड़ी हो मायने नहीं रखती, मायने रखता है कि वो सेवा क्या करते हैं। आज डॉक्टर को दूसरा भगवान क्यों कहते हैं? डॉक्टर से गलतियां नहीं होती, लेकिन दूसरा भगवान क्यों? क्योंकि वास्तव में उसका जीवन जान बचाने के लिए ही है। तो मैं आपको यकीन दिला चाहता हूँ, पुलिस की जो सर्विस है, पुलिस की जो नौकरी है, पुलिस का जो बिहेवियर है, वो केवल आम जन के लिए है, आम जन को परेशान करने के लिए कदापि नहीं है। ये सारी कुरीतियां हैं, इन्हें त्याग दीजिए, जागरूक बनिए, पुलिस का सहयोग कीजिए। पुलिस आपकी है, पुलिस आपके मित्र है। कभी आपके साथ लाइफ में ऐसा कोई, इतनी सर्विस पीरियड में कोई ऐसा केस हुआ हो जो आपको लगा हो कि हाँ यार, यहाँ मैंने ये जो काम किया है ना, ये वाकई में काबिल तारीफ था, या इससे मुझे अपने आप में एक और अलग गर्व महसूस होता है कि यार ये केस या ये चीज जो हुई? कोई बहुत सारे ऐसे हमारे जीवन में घटनाएं होती हैं जो हमें बदल देती है अंदर से। मेरी अधिकतर जो नौकरी है स्पेशल टीम के साथ है। व्हीकल थेफ्ट और अन्य प्रॉपर्टी ऑफेंस में जो क्राइम होते हैं उनमें मैंने बहुत काम किया है। 4 साल पहले किया था, 4 साल बाद में भी कर लिया। काफी समय मैंने अपने 14 साल की नौकरी में अधिकतर समय मैंने यही दिया। तो सबसे अच्छी बात क्या लगती है, जैसे हम एक बार मोटरसाइकिल चोर पकड़ के लाए थे जी। और मोटरसाइकिल लाए थे, कम से कम हम 55 मोटरसाइकिल लाए थे बरामद करके। 55 मोटरसाइकिल एक चोर के पास? 4 चोरों से लाए थे और वो जयपुर से बाहर उन्होंने इधर उधर रख रखी थी जी। जब उनको बाइक को लेकर आए और वो अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया मीडिया को कैसे बाइक आई है, उन बाइक जिन जिन की चोरी हुई थी वो लोग जो बाइक देख कर आए ना, और देखने के बाद वो पर्सनली जब मिलकर जाते हैं, भाई साहब ये हमारी बाइक और आपने ढूंढ ली, बहुत उस वक्त जो खुशी मिलती है ना, ऐसा लगता है मैंने अपनी खोई हुई चीज ढूंढ ली। तो उस खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो वो लगता है कि वास्तव में हमने सेवा की है, कि हमने ड्यूटी है, उसका हमने नौकरी की, हमें उसका पैसा मिला, तनख्वाह मिलती है। लेकिन उसके साथ जो खुशी मिलती है ना, कि कोई व्यक्ति आपसे खुश होकर जा रहा है कि भाई वाह हमारा काम हो गया है, हमारी बाइक चोरी हुई थी हमने। और वो आदमी कैसे कैसे लेता है, एक आम आदमी बाइक लेते वक्त ये मान लो उसने दुनिया का सबसे बड़ा व्हीकल ले लिया, अगर एक आम आदमी है तो, और वो उसकी चोरी हो जाती है तो उसके दिल पर क्या गुजरती है, उससे हम भली भांति परिचित हैं। और उसके बाद जब उसे सुपुर्द करते हैं ना, वो इतना खुश होता है, बस वो खुशी हमारे लिए क्या है।
और उसमें हमें मजा आता है। आम आदमी के लिए तो वो किस्तें कैसे कैसे बचा करके जमा कराता है, और वो सारी चीजें हैं। चेन स्नेचिंग के मामले में देखो, हम पूछताछ करते हैं, बात करते हैं पीड़िता से कि माता जी, बहन जी, ये कैसे हुआ, कैसे टूटी। आंखों में आंसू भर करके वो बताती हैं सारी बातें, ऐसे जा रही थी, ऐसे हुआ, ऐसे टूट गई। तो वो चीजें क्या हर्ट करती हैं। फिर और ज्यादा लगन से, मेहनत से उस आदमी को ढूंढने का जी करता है कि ये इसने ऐसा कृत्य किया, और फिर फाइनली इसको ढूंढ के भी लाते हैं। तो अधिकारियों का बहुत बड़ा उसमें सहयोग है, मार्गदर्शन है, क्लियर करके बताते हैं आप इस प्रकार से करो, इस प्रकार कर लो, शेयरिंग करते हैं, अपने विचार साझा करते हैं, हमसे पूछते हैं आपकी क्या है इसमें। तो बहुत एक मिलजुल करके क्राइम को फेस करने का, खत्म करने का। बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये पुलिस का काम। सर एक सवाल था आपसे, मैंने सुना आप रोज सुबह गोविंद देव जी मंदिर जाना बिल्कुल ही मिस नहीं करते, आप डेली जाते हैं मंदिर में? बिल्कुल, आपने सही सुना सर, मैं रोज मंदिर जाता हूँ। गोविंद देव जी मेरी विशेष आस्था है। उसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है जी। मैं 2011 में पुलिस में भर्ती हुआ, 11, 12, 13, 14, 2015 में मैंने आदर्श नगर थाना परिसर में सरकारी आवास आवंटित कराया, मैं वहां रहता था। तो हमारे सब इंस्पेक्टर साहब थे, वो रोज मंगला झांकी किया करते थे गोविंद देव जी की, और जैसे ही वो वापस लौट के आते थे तो मैं उन्हें अपने दरवाजे पर ही बैठा मिलता, अखबार पढ़ता था, तो मैं बोलता, सर मुझे लेके चला करो आप गोविंद देव जी, एकदम फैक्ट। तो बोले कि नहीं, ये तो आपको जिस दिन बुलाएंगे आप खुद ही चले जाओगे। तो मैं उनकी इस बात को बड़े मजाक में लिया करता था, मैं कि यार कौन बुलाएगा अपने को, कौन ऐसे कौन बुलाता है। रियल घटना है कि एक दिन मैं सोया था, और मुझे अच्छी तरह याद है, 12-1 बजे करीब सोया रात के ड्यूटी से आकर के, और मेरी आंख खुलती है अचानक 4 बजे, और 4 बजे उठ करके एक विचार मेरे दिमाग में आता है कि चलो अपन गोविंद देव जी चलते हैं। गोविंद देव जी चलते हैं। उठा, नहाया धोया, और उठा कर मोटरसाइकिल गोविंद देव जी आ गया, दर्शन किए, बढ़िया, वापस चला गया, अच्छे से नौकरी की पूरे दिन। सेम अगली रात को वही वाकया होता है, 4 बजे नींद खुलती है बिना किसी अलार्म के, और एक ही विचार, गोविंद देव जी चलते हैं। तो मुझे लगा मैं ये कोई नया रोग पकड़ लिया। उस दिन ही मैं गोविंद देव जी गया। उससे अगले दिन मैं रात को 12 से 3 तक पिक्चर देखी, मूवी देखी। मैंने मैं थक के सो जाऊंगा आराम से, सुबह नींद नहीं खुलेगी, लेकिन पता नहीं ये चमत्कार था, मेरी 4 बजे फिर से नींद खुलती है, और मेरे एक ही विचार आता है, मैं गोविंद देव जी जाऊं। और मैं गया, और 2015 से और आज 2025 हो गया, और वो मेरा रोज का है। अब मुझे आदत हो गई है, खुश रहता हूँ वहां जाकर के। धीरे धीरे ठाकुर जी की प्रेरणा से 2-4 चीजें, छंद वगैरह लिखने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहां भगवान का नाम लेकर के जैसे ही खड़े होते थे मंदिर में, कुछ लाइनें दिमाग में आया करती थी, तो मैं उनको इग्नोर करता रहा 2-4 दिन। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना अपन इसको लिखें। मैंने आकर लिखना शुरू किया, वॉइस मैसेज से रिकॉर्ड कर लेता जो दिमाग में आता था, फिर घर आकर के लिखता, तो देखता एक छंद बन जाया करता। पर मैंने कहा ये तो अच्छी रचना हो गई। ऐसे करते करते आज सैकड़ों छंदों की रचना मैंने ठाकुर जी के ऊपर की, और मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। मैं मंदिर में आराम से एक कोना पकड़ के ठाकुर जी को ही ठाकुर जी के छंद सुनाता हूँ, तो खुश होता हूँ। सर एक आधा हमारी जनता के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं रोज ठाकुर जी के यहाँ जाता हूँ, तो अब लेटेस्ट जो मेरी अरदास है वो यही है, हम रोज तेरे दर आते हैं, हम रोज तेरे दर आते हैं, कभी ध्यान इधर भी तो लाया कर, चाकर हूं मैं तेरे चरणों का, मेरे सर पर हाथ घुमाया कर, चाकर हूं मैं तेरे चरणों का, मेरे सर पर हाथ घुमाया कर, समुद्र सी नाम पढ़ो तेरो, समुद्र सी नाम पढ़ो तेरो, मेरे अवगुण चित्त ना लाया कर, राघव की अर्जी सुन माधव, मेरे सपनों में तो आया कर, राघव की अर्जी सुन माधव, मेरे सपनों में तो आया कर। इस प्रकार के छंद मैं गाकर ठाकुर जी को रिझाने का प्रयास करता हूँ, और मुझे खुशी मिलती है इसमें। ये तो हमारे लिए भी आशीर्वाद हो गया आज के ठाकुर जी का आशीर्वाद ये कि हमें इतने अच्छे छंद सुनने को मिल रहे हैं आज। ये ठाकुर जी की ही कृपा है जी। बाकी मेरा आपका यूट्यूब चैनल भी है? हाँ सर, मेरा एक यूट्यूब चैनल है जी, राघव भक्ति कवित्त के नाम से एक यूट्यूब चैनल है, जिस पर ठाकुर जी के छंद अपलोड करता हूँ मैं।
और बिना कोई साजबाज के, क्योंकि जितना मुझे टाइम मिल पाता है अपने कमरे में बैठ के रिकॉर्ड किए हुए हैं सारे क्षण, और निश्चित तौर से आपको आनंदित करेंगे अगर आप एकांत में उन्हें सुने। नहीं सर, बहुत ही बेहतरीन आपने लिखा है, और हम सबके लिए भी ये प्रेरणादायक है कि आप अपने परिवार के साथ इस तरह की ड्यूटी में होते हुए आपने इन सब रुचिकर कामों के लिए आप समय निकाल पा रहे हैं, और हम सबको भी प्रेरित कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपसे फिर मुलाकात होगी। बिल्कुल सर। तो आज हमारे साथ थे सर ने बहुत अच्छी हमें नॉलेज दी कि हम कैसे पुलिस का सहयोग कर सकते हैं और पुलिस से सहयोग ले सकते हैं। हमें हिचकिचाने की, डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, और हम एक सुरक्षित हाथों में हैं। हमारा देश, हमारे आसपास के लोग, हम, हमारा परिवार सब एक सुरक्षित हाथ में। तो सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा इसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, और एक बार हम फिर आपके साथ हाजिर होंगे नए मेहमान के साथ पॉजिटिव पंडित पर। धन्यवाद, नमस्कार।